हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो NSDL टॉपिक स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 7, उसके बाद हमने अब नेक्स्ट जो इसी के अंदर है आपका बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं बिजनेस रूल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं कोई भी आपका मैनुअल नोटिस है, कोई सर्कुलेशंस है, या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिस कंटेनिंग है, या प्रोसीजर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं ओवरऑल, तो वो सारे बिजनेस रूल्स के अंदर आते हैं रिलेटिंग टू किसी भी ऑपरेशन एक्टिविटी या फंक्शंस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड। वो कहता है बिजनेस रूल जो होते हैं फॉर्मुलेट किए जाते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या जो EC ऑफ द फंक्शनिंग्स होता है, या ऑपरेशंस ऑफ द डिपॉजिटरी होती हैं। वो कहते हैं उसके अलावा वो कहते हैं दीज आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड ऑन द रेगुलेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड 7 डेज़ के अंदर अंदर इन रूल्स को जो है ऑपरेशन में लाने के लिए इसकी एक कॉपी जो है SAB को भेजनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके अलावा कहते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या EC होते हैं वो रूल्स किस किस बेसिस पर होते हैं, जैसे कि फ़ी सिस्टम्स, यूजेस चार्जेस वगैरह, डिपॉजिट्स, मार्जिन्स वगैरह, मूवी पेबल्स वगैरह, डिपॉजिटरीज वगैरह, या नॉर्म्स, कोई प्रोसीजर्स है, अप्रूवल्स है, इशूअर है, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ है, या फिर आपका नॉर्म्स जो कि आपके रिक्वायर्ड है, फॉलोड किए जाते हैं यूज़र्स जब कुछ भी काम करता है, एक्टिंग करता है, सुपरविज़न ऑफ द मार्केट्स है, फॉर्मुलेशन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स वगैरह है, या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड्स बुक्स वगैरह जो है पार्टिसिपेंट्स के थ्रू मेंटेन की जाती है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, तो उस बेसिस पर उसके अलावा अगर आपका कोई भी डिससेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस है, अनाउंसमेंट आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पर डिपॉजिटरी सिस्टम की कुछ भी इंफॉर्मेशन है या अनाउंसमेंट है, तो वहाँ पर भी आपको बिजनेस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। या आपका कोई अकाउंट है जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह डेली बेसिस पर रखा जा रहा है या नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट है जो कि पीरियोडिकल रिटर्न से रिलेटेड है, किसी भी आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपका कोई भी मैनुअल एंड फॉर्म्स है जो भी पार्टिसिपेंट्स का है, कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मींस पर है, कम्युनिकेशन है डिपॉजिटरी सिस्टम का, मैनर और फॉर्मेट्स वगैरह है प्रॉपर पार्टिसिपेंट्स वगैरह के डिपॉजिटरी सिस्टम के, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑफ द रिजर्व्स वगैरह का कुछ भी डिपॉजिटरी सिस्टम का कुछ भी, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन रिजर्व के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन, या कुछ भी और कोई भी मैटर, कोई डिस्कशन, कुछ भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो आपके डिपॉजिटरी सिस्टम के EC वगैरह जो भी डिसाइड करते हैं रूल रेगुलेशन, वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी सिस्टम। बिजनेस के पार्टनर का डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, मीन NSDL जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज़ को कैरी कर चलता है बिजनेस सिस्टम के अंदर। वो कहता है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे कि आपके बिजनेस पार्टनर्स वगैरह हैं उनके अंदर डिपॉजिट्स इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि डिपॉजिट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, या इशू कंपनीज है, या रजिस्टर्स है, या ट्रांसफ़र एजेंट्स है, या क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, क्लियरिंग हाउस है स्टॉक एक्सचेंज का, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो वो कहता है इसका एक प्रॉपर डायग्राम भी दिया हुआ है कि जैसे मान लो आपका ये NSDL है, यहाँ से MPL क्लाउड्स का मतलब है जितने भी आपकी लिंक्स हैं, मल्टी पोर्टल्स, लेबल स्विचिंग है, जो जितने भी पोर्ट्स हैं आपकी, पोर्टल का मतलब है जो कनेक्शंस हैं उन सब से कनेक्ट किया जाता है। ये रूटर होता है, रूटर क्या काम करता है, उस चीज़ को सबके साथ ज्वाइंट कर देता है, जितने भी आपके पार्टनर्स होते हैं सबके साथ उसका होगा। यहाँ से स्विच होता है, ये ऑन ऑफ किया जाता है, ये आपके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से उसकी कॉपी स्कैन की जाती है, इधर इसी तरीके से यहाँ पर जो सर्वर होता है और साथ में प्रिंटर होता है, ये मेन सर्वर होता है, ये क्लाइंट का होता है, तो जितने भी होते हैं वो क्लाइंट्स इससे भी जुड़े होते हैं, और साथ साथ आपके रूटर के से सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है NSDL को। ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से समझाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिंकेज ऑफ एक्सचेंज, कि जो आपकी एक्सचेंज किया जाता है उसका किस किस से लिंक है, जैसे MSC से है, MSC जिसको मद्रास स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, या ISE है इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद, ये सारी स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब से उसको लिंक किया जाता है जो आपका सिस्टम होता है NSDL का, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या करता है, वही फंक्शंस कि आपकी सरेंडर्स, विड्रॉल्स वगैरह सिक्योरिटीज़ की बताता है, इन्वेस्टर्स को जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उनकी कोई भी सेटलमेंट्स होती है एक्सचेंज से रिलेटेड उसमें हेल्प करता है, और कोई भी जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, कुछ मार्केट ट्रेड से रिलेटेड कोई आपकी जानकारी है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी चाहिए वो करता है, और कोऑर्डिनेट करता है जितने भी आपके बेनिफिट्स होते हैं एक्वायर करता है उन सबको।
उसके बाद है आपके NSDL का बेनिफिट्स क्या क्या होता है। NSDL के बेनिफिट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला बेनिफिट्स होता है एलिमिनेट द बैड डिलीवरीज। जो आपकी बैड डिलीवरीज होती हैं, जो लोग आपका टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जो सिक्योरिटीज़ को प्रॉपर डीमेटलाइज्ड या डिलीवर करने में देरी करते हैं, मतलब या फिज़िकली जो इन्वायरमेंट होता है वो उनका पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी बैड डिलीवरी की रहती है, तो वो ख़त्म हो जाती है NSDL के थ्रू। एनिमलेट द ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट। जितना भी रिस्क होता है वो फिजिकल सर्टिफिकेट से के थ्रू दूर हो जाता है। जैसे कि आपका स्टॉक का चोरी होना है, या आपका मल्टीलेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, या सर्टिफिकेट गुम हो जाना है, या रजिस्ट्रेशन वगैरह में, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के डिपॉजिटरी सिस्टम में इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। नो स्टैम्प ड्यूटी, इस पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी बियर नहीं करनी पड़ती, कोई फर्दर एक्सपेंसेस नहीं देना पड़ता आपको। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें आपकी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ इमीडिएट हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता है। जो इन्वेस्टर्स अकाउंट्स होता है उसमें बस वेरिफिकेशन किया और उसके अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की बार बार रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र फीस या सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपकी फ़िज़िकली कोई भी नीड नहीं होती रजिस्ट्रेशन बार बार अगेन करवाने की, या सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बार बार करने की। फास्टर सेटलमेंट्स ऑफ द साइकिल। फास्टर सेटलमेंट्स ऑफ द साइकिल क्यों है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करता है रोलिंग स्टेटमेंट्स ऑफ T+2 बेसिस पर, और उसमें क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से डिलीवरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है सिक्योरिटीज़ की। जो भी आपके बायर्स होते हैं उनके नेम से जितनी जल्दी से जल्दी की जाए वो इतनी जल्दी इस सिस्टम में आती है। फास्टर डिसबर्समेंट्स ऑफ द नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, इसमें आपके अनाउंसमेंट जैसे भी डिफरेंट नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, राइट शेयर्स हैं, जैसे बोनस वगैरह है, इन सबको डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाता है आपके इन्वेस्टर के अकाउंट के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी जो रिस्क होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। डिसबर्समेंट्स ऑफ बेनिफिट्स वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। उसके अलावा 7th पॉइंट आता है रिडक्शन इन हैंडलिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर। ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके पेपर्स हैंडलिंग का काम है वो रिड्यूस हो जाता है। पीरियोडिकल स्टेटस रिपोर्ट्स जो है वो आपको मिलती रहती है। मीन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको मंथली बेसिस पर जो भी स्टेटमेंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर जो है वो अपनी अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को अच्छी तरह से जान पाता है। एलिमिनेट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स। जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो एड्रेस चेंज होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल जो कंपनी के पास सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं वो उन्हीं से वहीं से चेंजेस करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। 10th है एलिमिनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होती है वो डीमैट सिस्टम जो होता है बहुत ही ईजियर होता है इन कंपेयर टू द फिजिकल सिक्योरिटी। इसमें डिपॉजिटरी सिस्टम में ओनली जो फॉर्म होता है वो फिल किया जाता है और सबमिट कर देते हैं उसको DP के पास बस। ईजी ऑफ पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग क्या होती है? वो कहता है इस अकाउंट्स के अंदर कंप्लीट और कंपेरेसिवली पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट जो होती है हर एक इंस्ट्रूमेंट की मिल जाती है। सेफ्टी में वो कहते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि DP जो होती है ऑपरेट होती है सेबी के थ्रू, सेबी में रजिस्टर्ड होता है, बेस्ड होती है NSL रिकमेंड करता है उसको। DP जो होती है वो अलाउ करती है डेबिट्स अकाउंट उसका जिसकी वैलिड इंस्ट्रक्शन होती है क्लाइंट के पास। सिस्टम जो होता है ड्राइवन होता है रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन DP और NSL के बीच के में। जो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होती रहती है मंथली बेसिस पर वो भी इसमें होती है। और जो DP होता है बैंक्रप्सी या क्रेडिट्स वगैरह जो होता है होल्डिंग्स नेम्स वगैरह क्लाइंट्स होते हैं उनकी भी कोई दिक्कत नहीं रहती। फ्रीज फैसिलिटीज़ क्या होती है कि जो डिपॉजिटरी होल्डर्स होते हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए, होल्डर्स अगर चाहते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेट्स और क्रेडिट्स जो होते हैं वो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बेनिफिट्स ऑफ द माइनर्स। वो कहते हैं जो आपके माइनर्स होते हैं नेचुरल गाइडेंस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते कोर्ट अप्रूवल के बेसिस पर सेलिंग का डिमांड सिस्टम के बेसिस पर। तो जो आपकी एलिमिनेट होती है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ उसके भी आपको भी माइनर के बिहाफ पर काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इन्वेस्टर्स के जो ग्रेवेंस वगैरह होते हैं किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसॉल्व द इन्वेस्टर्स ग्रेवेंस जो होते हैं उनको NSDL बहुत अच्छी तरह से एक रिलेशनशिप सेल में ले जाकर सॉल्व करता है।
इसके अंदर आपका इंश्योरेंस कवर भी हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी जो होती है वो हेल्प करती है डीपी को इंडेमनीफाइंग द इन्वेस्टर्स लॉस जो भी होता है, या कोई भी एरर है, कमीशन है, ओमिशंस वगैरह है, नेग्लिजेंस वगैरह है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह में भी काफ़ी आपकी हेल्पफुल हो जाता है NSDL, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा डिस्ट्रेस बैकअप साइट जो होती हैं, जो आपकी बैकअप साइट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, कंप्यूटर आइडेंटिफाई मेन फ्रेम्स वगैरह होते हैं, जो कि लोकेशन है 175 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, तो वो कहता है उन सब में भी आपकी काफ़ी डिस्टिंक्ट बैकअप साइट्स जो होती हैं वो सोल्व कर देती हैं आपकी जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। ठीक है, अब बात आती है आपके चार्जेस की, कि आपके चार्जेस क्या होते हैं। वो कहते हैं जो NSDL है वो कोई चार्ज नहीं लेती है इन्वेस्टर से क्लियरिंग करने में, मेंबर्स वगैरह पर DP आर द फ्री टू हैव देयर ओन चार्जेस, मतलब DP के अपने ही चार्जेस होते हैं। जैसे कि एंट्री फीस है 25,000 है, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू है, सेटलमेंट्स फीस है तो वो अलग अलग है। जैसे सेटलमेंट्स फीस है वो 4.5 रुपया पर डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स है, मीन डिबेंचर्स है। अगर आपकी 1 रुपया है तो रिस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी रिसीविंग द क्लियरिंग हाउस से है। अगर 4.5 रुपये की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ द जो आपके डिबेंचर्स होते हैं उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं CM अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा 4.5 रुपये, ये सारी आपको पढ़नी है, इनको पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए एक प्लेज फीस होती है जो 25 रुपया पर इंस्ट्रक्शन होती है, एक कस्टोडी फीस होती है वो नील होती है बिल्कुल ही, एक डीमेटलाइज और रीमेटलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ होती है, उसमें भी आपकी जो फ़ीस होती है वो 10 रुपये से शुरू हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मिनिमम फ़ीस जो होती है वो आपकी 1 लाख रुपया होती है। ठीक है, और अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में कम ज़्यादा होती रहती है। उसके अलावा जो आपकी सिक्योरिटीज़ की डिपॉजिट्स वगैरह है वो भी 1 लाख के आसपास हो जाता है आपका। फीस पेबल एज इशूअर जो होती है, एनुअल कस्टडी फीस जो होती है वो भी आपको 5 करोड़ तक है तो 6,000 है, 5 करोड़ से 10 तक है तो 15,000 है। इस तरह से आपकी ये फ़ीस है। इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से हो जाएगा, और ये बिल्कुल क्रैमिंग है, इसको सिर्फ रट्टा लगाना है, आपको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है, जो समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये सिर्फ आपका यहाँ पर जो ये टॉपिक है ये सिर्फ आपका क्या है, क्रैम करने का है, तो इसको आप खुद करेंगे। ओके, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कल।